नमस्कार दोस्तों, जय हिंद, वंदे मातरम। मैं आपके साथ जयसवाल सर। आप सभी का स्वागत अभिनंदन है। पर्यावरण अध्ययन के प्रैक्टिस पेपर, मॉडल पेपर, अभ्यास प्रश्न पत्र की बात करेंगे। आप सभी शिक्षक बंधुओं को टीटी फैमिली में शिक्षकों के परिवार पर आप सभी का स्वागत अभिनंदन है। पावर्ड बाई शिक्षा ही प्रकाश है। शिक्षा में ज्ञान देती है, संस्कार देती है, और यही शिक्षा का प्रचार प्रसार आपको करना है, क्योंकि शिक्षा ही, अगर किसी व्यक्ति के पास शिक्षा होता है तो वह सर्वगुण संपन्न कहा जा सकता है, क्योंकि शिक्षा सब कुछ करवा सकती है, सब कुछ सिखा सकती है, आपको अपने जीवन में बेहतर जीने का एक नज़रिया बता सकती है। चलिए साथियों, बात करेंगे माँ सरस्वती को नाम लेकर, माँ सरस्वती जी को प्रणाम कर शुरुआत करते हैं इस क्लास को, अभ्यास प्रश्न पत्र को। और यह अभ्यास प्रश्न पत्र पार्ट नंबर 19 है। इसके पहले अभ्यास प्रश्न पत्र की आपको आई बटन पर लिंक मिल जाएगी। सभी अभ्यास प्रश्न पत्र चल रहे हैं, सभी सब्जेक्ट के, लगभग सभी सब्जेक्ट मिला के 60+ जो है अभ्यास प्रश्न पत्र मॉडल पेपर हम कंप्लीट कर चुके हैं। और इस पर्यावरण अध्ययन के आपके संपूर्ण निचोड़ 30 प्रश्न आए हैं। और आज का जो प्रैक्टिस पेपर अभ्यास प्रश्न पत्र रहने वाला है, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। बहुत ही एक हाई लेवल के काफ़ी सारे नए नए क्वेश्चन को कंबाइन किया गया है, ठीक है, जो एग्जामिनर सोच सकते हैं वहाँ पर हम भी पहुँचने की कोशिश किए हैं। तो चलिए शुरुआत करते हैं। पहला प्रश्न स्क्रीन पर है। उत्खात भूमि स्थलाकृति कहाँ की विशेषता है? चंबल घाटी की, तटीय क्षेत्र की, सुंदरवन डेल्टा की, या कच्छ की खाड़ी की? सभी कमेंट कीजिएगा। तो उत्खात जो भूमि होती है, स्थलाकृति कहाँ की विशेषता है साथियों? तो ये आपके चंबल घाटी की विशेषता है। किसकी है? चंबल घाटी की। जी हाँ, उत्खात भूमि स्थलाकृति चंबल घाटी की विशेषता है। और वस्तुतः उत्खात भूमि ऐसी भूमि है जहाँ की स्थलाकृति नदी जो होती है सरिताओं के कटान के कारण ऊबड़ खाबड़ हो जाती है, और ऐसी भूमि को बीहड़ कहा जाता है। और उत्तर प्रदेश के इटावा, मैनपुरी जिलों तथा मध्य प्रदेश के कुछ जिलों में चंबल नदी के किनारे बीहड़ पाया जाता है, ठीक है। तो उत्खात भूमि एक बीहड़ से संबंधित है, ठीक है। उत्खात भूमि आ जाए तो आपको बीहड़ ही समझना है, ठीक है। एक अलग नाम आपको दिख रहा होगा। अगला प्रश्न स्क्रीन पर है। इनमें से कौन सा जोड़ा साथियों सही सुमेलित नहीं है? सभी कमेंट कीजिएगा मेरे प्यारे प्यारे मित्र, मेरे शिक्षक बंधु, भाई बहन, जिनका सपना है गवर्नमेंट टीचर बनना, टीटी एग्जाम को क्रैक करना। सभी कमेंट कीजिएगा कौन सा जोड़ा यहाँ पे सुमेलित नहीं है। आप जानते हैं विटामिन, अगर बी की बात करेंगे, पायरिडॉक्सिन की बात कर रहे हैं। विटामिन सी का एस्कॉर्बिक एसिड या एस्कॉर्बिक अम्ल है विटामिन सी का रासायनिक नाम। विटामिन ई का अल्फा टोकोफेरॉल कहते हैं। लेकिन विटामिन ए का सूर्य का प्रकाश नहीं होता है। सभी लोग बताइए, सभी लोग बताइए। जी हाँ, आप यहाँ जानते हैं कौन सा सुमेलित नहीं है, तो डी ऑप्शन आपका सुमेलित नहीं है। देखिए, विटामिन डी को कैल्सीफेरॉल कहा जाता है, और सूर्य का प्रकाश विटामिन डी का अच्छा स्रोत है, और इसकी कमी से हड्डियाँ कमज़ोर हो जाती हैं, जो सूखा रोग और अस्सी मृतता जैसे रोग उत्पन्न करते हैं। यानी कि ऑप्शन यहाँ पे विटामिन डी था। क्या था यहाँ पे? सभी लोग बताइए। यहाँ पे विटामिन डी था, ठीक है। मिसप्रिंट से ए हुआ है ऑप्शन के अकॉर्डिंग। अगर ए भी पूछा जाए तो ए का सभी लोग बताइएगा। रेटिना की बात कर रहे हैं, ठीक है। सभी कमेंट कीजिएगा। विटामिन ए का रासायनिक नाम सभी कमेंट करें। आइए देखते हैं, जांचते हैं, परखते हैं। अगर विटामिन ए आ जाता सही में तो आपका फीडबैक क्या होता? सभी कमेंट कीजिएगा। कुछ चीज़ें होती हैं जब आप लोग कमेंटेड बनते हैं ना दोस्तों, बहुत ही अच्छा हमें लगता है जब आप लोग बेहतरीन कमेंट कर सकते हैं, और बेहतरीन कमेंट करते हैं, फीडबैक करते हैं। जी हाँ, बात करेंगे अगले प्रश्न की। मानव शरीर में वसा का संचय कहाँ होता है? अधिचर्म की बात करेंगे, एपिडर्मिस, वसा ऊतक, यकृत, या उपकला ऊतक की बात करेंगे। देखिए, मानव शरीर में वसा का जो संचय की बात की जाती है साथियों, वह उपकला और ऊतक होता है। तो ये मानव में वसा ऊतक जो होता है आपका, जिसे हम इंग्लिश में एडिपोज ऊतक कहते हैं, मनुष्यों में जो है वसा का संचयन करने वाली एक संयोजी ऊतक है। और ये ऊतक कई तरह की वसा कोशिकाओं अर्थात एडिपोसाइट्स, जिनमें वसा का भंडारण होता है, इसी से बने होते हैं। और ये दो प्रकार के होते हैं, ये दो तरह के होते हैं। पहला होता है सफ़ेद या पीला वसा, और दूसरा होता है भूरा वसा। ध्यान दीजिएगा, प्रत्येक प्रश्न की गहराई से समझेंगे, क्योंकि सिलेक्शन पाना है और पर्यावरण ईवीएस में 25+ का स्कोर प्राप्त करना है। मेरे सभी शिक्षक बंधु कमेंट कीजिएगा। भारत के ध्रुव पूर्व और पश्चिमी छोरों के समय का अंतर कितना है? 1 घंटा 30 मिनट,
2 घंटा 15 मिनट, 2 घंटा या 3 घंटा 45 मिनट, सभी कमेंट कीजिएगा। बेहतरीन फीडबैक आप लोगों का आ रहा है, बेहतरीन कमेंट आप लोगों का आ रहा है नीचे, बहुत बहुत धन्यवाद सभी शिक्षक बंधुओं का। तो भारत के ध्रुव पूर्व और पश्चिमी छोरों के समय का अंतर लगभग आपके साथियों 2 घंटा का है। आइए समझ लेते हैं। भारत का देशांतरी विस्तार सभी को पता होगा, पूर्वी देशांतर आप लोग पता होगा, पूर्वी देशांतर तक, ठीक है, पूर्वी देशांतर से पूर्वी देशांतर तक आपको पता है। तो एक छोर से दूसरे छोर के बीच अंतर लगभग कितने का हो गया, सही बताइए, लगभग 30 का हो जाएगा। अर्थात एक बराबर यहाँ संख्या 4 मिनट के है, तो 30 गुणे कितना हो जाएगा, 30 गुणे 4 करेंगे 120 आएगा। यहाँ पे 300 नहीं है, 30 ही होगा, ठीक है, मिसप्रिंट हुआ है। तो 30 गुणे 4 करेंगे हमारा 120 मिनट आ जाएगा। तो 120 मिनट को हम क्या कहते हैं, 60 मिनट का 1 घंटा होता है। तो 2 घंटे हो गए कि नहीं हो गए। इस प्रकार भारत के पूर्व पश्चिमी छोरों में 2 घंटे का अंतर है, ये आपको ध्यान देना है। अगला प्रश्न है, सब्जियां खराब होती हैं क्योंकि उनमें किसकी मात्रा अधिक होती है, सभी बताइए। कार्बोहाइड्रेट की, जल की, विटामिन की, एंजाइम की। देखिए अक्सर देखते हैं सब्जियां ज़्यादा है या हरी सब्जियां ज़्यादा दिन तक, ठीक है, सुरक्षित नहीं रखा जा सकता है। सब्जियां खराब होती हैं क्योंकि इनमें सबसे ज़्यादा अधिक मात्रा में जल पाया जाता है। जी हाँ, सब्जियों में लगभग 80 से 95% तक जल होता है एवं इसके साथ कार्बनिक पदार्थ जैसे कार्बोहाइड्रेट, वसा, प्रोटीन, विटामिन, खनिज, लवण होते हैं, इसलिए सब्जियां जो है जल्दी सड़ जाती हैं। छठवां प्रश्न है साथियों, कपास उत्पादन के लिए सर्वाधिक उपयुक्त भूमि काली मृदा है, दोमट है, आपके लीमफ या बलुई मिट्टी हो गई या अपवाही मिट्टी, सभी कमेंट कीजिए। आपको कई बार हम जिक्र कर चुके हैं कपास वाली मिट्टी का उत्पादन किस राज्य में होता है। आपका जवाब गुजरात राज्य की, जी हाँ, गुजरात राज्य की बात करेंगे और काली मिट्टी की बात की जाती है तो कपास वाली मिट्टी, काली मिट्टी और गुजरात राज्य, इन तीनों का संबंध सर्वोपरि माना जाता है। और कपास उत्पादन हेतु सर्वाधिक उपयुक्त मृदा काली मृदा है क्योंकि इसमें क्या होता है, कपास के लिए आवश्यक जो पोषक तत्व होते हैं जैसे लोहा, मैग्नीशियम, एल्यूमिनियम, इन तीनों की प्रचुरता होती है काली मिट्टी में, लेकिन नाइट्रोजन की कमी होती है काली मिट्टी में, ठीक है, ध्यान दीजिएगा। और यह मृदा साधारण महाराष्ट्र क्षेत्र में पाई जाती है, आपको ध्यान देना। अगला प्रश्न है साथियों, फीडबैक कीजिएगा। ग्लूकोज एक प्रकार है, पेंटोज शर्करा, हेक्सोज शर्करा, टेट्रोज शर्करा या डायोज शर्करा, सभी कमेंट कीजिएगा। मेरे सभी प्यारे प्यारे मित्र, शिक्षक बंधु, भाई बहन, गृहिणी, सभी कमेंट कीजिएगा। तो ग्लूकोज एक प्रकार है, किस प्रकार का, ग्लूकोज एक हेक्सोज शर्करा का प्रकार है। किसका, हेक्सोज शर्करा का प्रकार है, ध्यान दीजिएगा। आठवां प्रश्न जो स्पोर्ट्स से रिलेटेड प्रश्न है आपका, राइडर कप एक प्रसिद्ध टूर्नामेंट है, बैडमिंटन का, गोल्फ का, क्रिकेट का, टेनिस का। देखिए अब साधारण प्रश्न नहीं पूछे जाएंगे क्योंकि कंपटीशन बहुत ही ज़्यादा है और आपको पता है 10 लाख से ऊपर आपके यहाँ पे आप लोग हैं एग्जाम पर बैठेंगे। 10 लाख से ऊपर जब कंपटीटर आपके सामने हैं तो राइडर कप एक प्रसिद्ध जो टूर्नामेंट होगा वह आपका गोल्फ का होगा। ऐसे ही प्रश्न पूछे जाएंगे, ठीक है। राइडर कप जो है आपके यूरोप और संयुक्त राज्य की टीमों के बीच खेले जाने वाला एक गोल्फ की द्विवार्षिक प्रतियोगिता है और प्रतियोगिता जो है प्रत्येक 2 वर्ष में संयुक्त राज्य और यूरोप के बीच आयोजित की जाती है। और राइडर कप का नाम अंग्रेज व्यवसायी सैमुअल राइडर के नाम पर पड़ा जिन्होंने ट्रॉफी को दान किया था, ठीक है, इन्होंने ट्रॉफी को अपना दान कर दिया था। अन्नामलाई टाइगर रिजर्व किस राज्य में है, आपके तेलंगाना में, हमारे मध्य प्रदेश में, आपके तमिलनाडु में, आपके केरल में, सभी कमेंट कीजिएगा। अन्नामलाई टाइगर रिजर्व की बात करते हैं साथियों, तमिलनाडु राज्य सर्वोपरि आता है। जी हाँ, अन्नामलाई टाइगर रिजर्व भारत के दक्षिणी राज्य तमिलनाडु के कोयम्बटूर जिले के अन्नामलाई पहाड़ियों पर स्थित है, आप सभी लोग जानते होंगे। अगले प्रश्न की बात करेंगे, नारायण कार्तिकेय किस खेल से संबंधित है, फार्मूला 1, निशानेबाजी, शतरंज, गोल्फ, सभी बताइएगा। नारायण कार्तिकेय जो हैं ये किस खेल से संबंधित हैं, कार्तिकेय महोदय शंकर जी की नहीं बात कर रहे हैं, जो आपके 2 पुत्र हैं गणेश और कार्तिकेय, उनकी बात नहीं कर रहे हैं, हम बात करें नारायण कार्तिकेय खेल से संबंधित की बात कर रहे हैं। अगर आपका जवाब क्या है साथियों, फार्मूला 1 कार रेस, जी हाँ, नारायण कार्तिकेय का संबंध जो है फार्मूला 1 कार रेस से है। कुमार राम नारायण कार्तिकेय भारत के पहले फार्मूला 1 कार रेस ड्राइवर थे, नोट कर लीजिएगा। जी हाँ, एनसीईआरटी बेस्ड आपके हैं, क्लास चल रही है, एनसीईआरटी बेस्ड आपका बेहतरीन प्रिपरेशन चल रहा है, प्रैक्टिस अभ्यास प्रश्न पत्र चल रहा है जिसमें आपका बेहतरीन परफॉर्मेंस मिल रहा है। अगला प्रश्न है, पुष्प रहित पौधा जो होते हैं वह फिरांगेम्स होते हैं,
ब्रायोफाइट्स होते हैं, थैलोफाइट्स होते हैं या क्रिप्टोगेम्स होते हैं, सभी कमेंट कीजिएगा। पुष्प रहित पौधे की बात कर रहे हैं, तो पुष्प रहित जो पौधे होते हैं वह क्रिप्टोगेम्स होते हैं। जी हाँ, पुष्प रहित पौधे क्रिप्टोगेम्स कहलाते हैं। इनमें प्रजनन बीजाणुओं द्वारा होता है। ठीक है, पुष्प रहित पौधे में प्रजनन किसके द्वारा होता है? बीजाणुओं द्वारा होता है, जैसे फर्न, माश, भूरी, शैवाल, कवक आदि की बात करेंगे। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सी पर्वत श्रृंखला में अक्ष संघीय मोड़ है? पश्चिमी घाट, हिमालय, अरावली, विंध्य, सभी कमेंट कीजिएगा। ऐसे प्रश्न का निचोड़ लाएं, हो सकता है यूट्यूब इतिहास में से आपके अभ्यास प्रश्न मिल रही हो। जी हाँ, वर्तमान की बात करेंगे। माँ सरस्वती की अभिनंदना प्रार्थना है, बस उन्हीं की कृपा है साथियों। और बेहतरीन तैयारी कर रहे हैं आप लोग, क्योंकि वादा किया है सिलेक्शन का तो निभाना पड़ेगा। वादा किया है तो निभाना पड़ेगा, और आपने भी वादा किया है, आपको पढ़ना पड़ेगा। जी हाँ, कौन सी पर्वत श्रृंखला में अक्ष संघीय मोड़ है? अगर आपका जवाब हिमालय है, बिल्कुल सही है। जी हाँ, हिमालय पर्वत श्रृंखला में अक्ष संघीय मोड़ है, ये आपको ध्यान देना है। सभी कमेंट कीजिएगा। सभी मित्रों को जय हिंद, वंदे मातरम, इंकलाब जिंदाबाद। साथियों, एग्जाम को फतेह करना है, ये आपका जयसवाल सर का कमेंटेड है। एग्जाम फतेह करना है, आपका कमेंट, आपका फीडबैक सर्वोपरि है, शर्मान है। प्रत्येक अभ्यास प्रश्न पत्र को अटेंड कीजिए, तैयारी को बेहतरीन कीजिए। साथियों, क्षय रोग किसके कारण होता है? सभी जानते हैं, क्षय रोग जो होता है माइकोबैक्टीरियम के कारण होता है। जी हाँ, क्षय रोग एक संक्रमित रोग है जो माइकोबैक्टीरिया ट्यूबरक्लोसिस नामक जीवाणुओं से होता है। टीबी सबसे पहले फेफड़ों को प्रभावित करता है, जिस वजह से 3 खांसी, कफ के साथ रक्त आना, ज्वर व शरीर का भार कम होने लगता है। ठीक है, ये भी आप ध्यान दीजिएगा। अगला प्रश्न है, विश्व के महासागरों में किस महासागर का सर्वाधिक चौड़ा महाद्वीप शेल्फ है? अंटार्कटिक महासागर, आर्कटिक महासागर, हिंद महासागर या अटलांटिक महासागर? सभी कमेंट कीजिएगा। 4 बेहतरीन ऑप्शन है, 4 में से एक ही को चूज करना है और करेक्ट चूज करना है। तो आपके लिए चैलेंज है कि महासागरों में किस महासागर का सर्वाधिक चौड़ा महाद्वीप है? अगर आपका जवाब आर्कटिक महासागर है, बिल्कुल सही है। अगला प्रश्न है साथियों, गुरु शिखर। जी हाँ, आपने शायद नाम ना सुना हो। गुरु शिखर क्या होता है? गुरु शिखर आंध्र प्रदेश का शिपिंग यार्ड है, सिखों के महान गुरु हैं, हिमालय में एक प्रसिद्ध शिकार स्थल है, या अरावली का उच्चतम शिखर है? सभी को बताइएगा। गुरु शिखर से संबंधित आपका अरावली के उच्चतम शिखर है, इसी को गुरु शिखर के नाम से जाना जाता है। जी हाँ, गुरु शिखर जो है अरावली पर्वत श्रेणी के उच्चतम शिखर है। इसकी ऊंचाई लगभग आपके 5.676 फीट या 1722 मीटर है। और यह कहाँ पर, किस राज्य पर स्थित है? तो गुरु शिखर अरावली की जो पर्वत श्रेणियां हैं आपके राजस्थान राज्य पर स्थित है। 16वां प्रश्न है, बेहतरीन प्रश्न है कि निर्विवादित या निर्विवादित जो है भारतीय भूभाग में निम्नलिखित में से कौन सा शिखर सबसे ऊंचा पर है? जी हाँ, बिना विवादित, निर्विवादित की बात करेंगे। माउंट एवरेस्ट, कंचनजंगा, नंदा देवी, नंगा पर्वत, सभी कमेंट कीजिएगा। जी हाँ, बेहतरीन कमेंट आ चुका है और इसका आंसर भी आ चुका है। आकाशवाणी हो चुकी है, मौसम बन चुका है, इस प्रश्न का उत्तर आ चुका है कि निर्विवादित जो आपका भारतीय भूभाग है वो शिखर जो है सबसे ऊंचा है साथियों, आपका कंचनजंगा। जी हाँ, निर्विवादित जो भारतीय भूभाग है सबसे ऊंचा शिखर कंचनजंगा की बात करेंगे। जी हाँ, जो आपके सिक्किम राज्य पर स्थित है, और कंचनजंगा पर्वत भारत और नेपाल सीमा पर स्थित है, और इसकी ऊंचाई जो है सभी को पता 85-86 मीटर के आसपास आंकी गई है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से या निम्नोक्त में से कौन सा जोड़ा सही दिया गया है? बांदीपुर तमिलनाडु, मानस उत्तर प्रदेश, रणथंभौर राजस्थान, सिमलीपाल बिहार। देखिए, आपके बांदीपुर, मानस, रणथंभौर, सिमलीपाल ये आपके राष्ट्रीय उद्यान दिए गए हैं। ठीक है, नेशनल पार्क। अब आपको यह बताना कि कौन सा जोड़ा सही दिया गया है। तो आप जानते हैं कि रणथंभौर जो राष्ट्रीय उद्यान है वह राजस्थान पर है, और बाकी जो आपके दिए गए सही नहीं दिए गए। ठीक है, सही बताइएगा। तो आइए, बांदीपुरा जो राष्ट्रीय उद्यान है, मानस हो गया, सिमलीपाल है, कहाँ कहाँ पर है? देखिए, बांदीपुरा जो है आपके कर्नाटक राज्य पर स्थित है, मानस सभी लोग जानते हैं असम राज्य की बात करेंगे, रणथंभौर राजस्थान हो गया, और सिमलीपाल आपके उड़ीसा राज्य पर स्थित है, नोट कर लीजिएगा। पर्वतों की लगातार श्रृंखला कौन सी है जिसकी उत्पत्ति भारत की समुद्री सीमा के लगभग समांतर है? अरावली, सतपुड़ा, पूर्वी घाट, पश्चिमी घाट? फटाफट अंदाज में कमेंट कीजिएगा। जी हाँ, सभी प्यारे मित्र कमेंट कीजिएगा। मेरे सभी शिक्षक बंधु, भाई बहन, गृहिणी,
क्योंकि तैयारी साथियों आउट ऑफ 150 में से 125 प्लस की चल रही, सभी सब्जेक्ट की बात कर रहे हैं। और ईवीएस में मुझे पता है 25 प्लस का हर एक भाई बहन यहाँ पे स्कोर करने वाला है। जी हाँ, सभी कमेंट कीजिएगा। तो पर्वतों की लगातार श्रृंखला कौन सी है जिसकी उत्पत्ति भारत की समुद्री सीमा के लगभग समांतर है? जी हाँ, लगभग अगर दे दिया गया शब्द तो आप समझ लीजिएगा हम बात कर रहे हैं पश्चिमी घाट की। जी हाँ साथियों, पश्चिमी घाट भारत के समुद्री सीमा के समांतर विस्तृत है। पश्चिमी घाट को उत्तर से दक्षिण तक अलग अलग नाम से जाना जाता है। महाराष्ट्र व कर्नाटक में सह्याद्री तथा केरल तमिलनाडु में नीलगिरी नाम से जाना जाता है। 19वां प्रश्न है जो आप लोगों के स्क्रीन पर है। जी हाँ, गलसुआ जिसे हम ममप्स कहते हैं एक विषाणु जनित रोग है जो किसके सूजन के लिए जिम्मेदार है? उपकर्ण ग्रंथि, मशल ग्रंथि, ऊर्ध्वहनु के नीचे ग्रंथि या कच्छी ग्रंथि? सभी कमेंट कीजिएगा। जी हाँ, गलसुआ एक विषाणु जनित रोग है जो आपके किसके सूजन के लिए जिम्मेदार है? तो वह साथियों आपके उपकर्ण ग्रंथि के सूजन के लिए जिम्मेदार है। किसकी बात करेंगे? उपकर्ण ग्रंथि की बात करेंगे। अब एशियाई शेर जो है गंभीर खतरे में है, खतरे में, संकट में है, जंगल में दुर्लभ विलुप्त है या असुरक्षित है? कौन सा सही है, वाक्य फिट होने वाला है? सभी कमेंट कीजिएगा। तो साथियों अब एशियाई जो शेर हैं वह खतरे के संकट पर आ चुके हैं। बी ऑप्शन यहाँ पर आप लोगों का सही हो जाएगा। सभी कमेंट कीजिएगा। बेहतरीन, हम 20 प्रश्न कंप्लीट कर चुके हैं और 10 प्रश्न अभी आने बाकी हैं। आपका इंतजार कर रहे हैं, सभी इंतजार कीजिएगा। हर प्रत्येक प्रश्न आपका वेट कर रहे हैं कि आपका कमेंट किस प्रश्न पर बेहतर मिल रहा है। जी हाँ, तो दोस्तों कमेंट इस प्रश्न बहुत ही अच्छा प्रश्न है। इस प्रश्न को हम वीवीआईपी कैटेगरी पर आंकेंगे। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट यह प्रश्न है सिलेक्शन की दृष्टि से कि इनमें से सबसे पहला विश्व पर्यावरण दिवस मनाया गया था 1973 में, 74 में, 80 में, 72 में। देखिए इन दो सन पे बहुत ज़्यादा कन्फ्यूजन हमें देखने को मिलता है, 1972 और 73 में। तो राइट ऑप्शन अगर हम देखें, राइट ऑप्शन बताने के पहले मैं इसका डिटेल के साथ आपको समझाने की कोशिश करूंगा। देखिए घोषणा संयुक्त राष्ट्र ने पर्यावरण के प्रति वैश्विक स्तर पर राजनीतिक सामाजिक जागृति लाने हेतु 1972 में की थी। घोषणा की बात कर रहे हैं, किसके? राजनीतिक और सामाजिक जागृति लाने हेतु वर्ष 1972 में घोषणा हुई थी संयुक्त राष्ट्र ने, लेकिन इसे 5 जून से 16 जून तक संयुक्त राष्ट्र महासभा द्वारा आयोजित विश्व पर्यावरण सम्मेलन में चर्चा के बाद शुरू किया गया और इसके बाद जो है 5 जून 1973 को पहला विश्व पर्यावरण दिवस मनाया गया। ठीक है, तो ये आपको ध्यान देना है। तो यहाँ पे जागृति लाने हेतु 1972 में किया गया, लेकिन यहाँ पे पर्यावरण मनाने की अगर बात करें, मनाया गया तो वह 1973 में। इसलिए हमने कहा पहले हम समझ लेते हैं, बाद में हम आंसर पर क्लिक करेंगे। ठीक है, क्योंकि आप लोगों के कमेंट आते रहते हैं, फीडबैक आते हैं और मैं हमेशा कहता हूँ आपका प्रत्येक कमेंट, आपका प्रत्येक फीडबैक सर्वोपरि है, सम्मान है। जायसवाल सर आप सभी के कमेंट का स्वागत अभिनंदन करते हैं। आप सभी के माता पिता को जायसवाल सर का प्रणाम है। सभी शिक्षक बंधुओं के सभी कमेंट कीजिएगा। कौन सी रेखा भारत के लगभग आधे हिस्से से होकर गुजरती है? मकर रेखा, कर्क रेखा, भूमध्य रेखा, ध्रुव? सभी कमेंट कीजिएगा। तो आप सभी लोग जानते हैं, बहुत ही सिंपल साधारण सा प्रश्न है कि ऐसी रेखा जो भारत के लगभग आधे हिस्से से होकर गुजरती है वह है मकर रेखा। और आप भी जानते हैं कि आधे हिस्से अर्थात 8 राज्यों से होकर निकलती है या 8 राज्यों से छू कर जाती है। जी हाँ, आइए जान लेते हैं ये 8 राज्य है कौन कौन साथियों। जी हाँ, कर्क रेखा भारत के 8 राज्य मिजोरम, त्रिपुरा, पश्चिम बंगाल, झारखंड, छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश, राजस्थान और गुजरात से होकर गुजरती है। ठीक है, तो पूर्व से होकर पूर्व में मिजोरम, त्रिपुरा, पश्चिम बंगाल, फिर आता है झारखंड, छत्तीसगढ़, मध्य में मध्य प्रदेश, राजस्थान, फिर आपकी गुजरात से होकर ठीक है क्रॉस कर जाती है। तो पूर्व से लेके पश्चिम की ओर की बात कर रहे हैं, पश्चिमी में गुजरात, पूर्व में मिजोरम, ये आपको ध्यान देना है। साथियों भारतीय संविधान की 7वीं अनुसूची में वर्णित सार्वजनिक स्वास्थ्य और स्वच्छता अस्पताल और दवाखाने की सूची का विषय है राज्य का, संघ का, वैश्विक का, समवर्ती का? देखिए कोविड महामारी के टाइम पे यह प्रश्न में कोविड से रिलेटेड एक प्रश्न आ सकता है, ये ध्यान दीजिएगा। ठीक है, भारतीय संविधान की 7वीं अनुसूची में वर्णित सार्वजनिक स्वास्थ्य और स्वच्छता अस्पताल और दवाखाने की सूची के विषय हैं। तो आप सभी लोग जानते हैं ये संघ सूची के विषय कहला जाएंगे कि राज्य सूची के? सभी बताइएगा। संघ सूची का विषय नहीं कहलाएगा, ये कहलाएगा राज्य सूची का विषय। जी हाँ, भारतीय संविधान के 7वीं अनुसूची में वर्णित सार्वजनिक स्वास्थ्य और स्वच्छता अस्पताल और दवाखाने की जो सूची का विषय है वह राज्य का है, नोट कर लीजिएगा।
अगला प्रश्न जो कि बहुत ही लाजवाब प्रश्न है, आई होप सभी प्यारे मित्र इस प्रश्न को अच्छे तरीके से समझिएगा। उच्चतम न्यायालय के सेवानिवृत्त न्यायाधीशों के लिए कहाँ पर वकालत करने की मनाही है, सभी बताइएगा। उच्चतम न्यायालय के अलावा किसी अन्य न्यायालय में, भारत के किसी भी न्यायालय में, उच्च न्यायालयों के नीचे किसी भी न्यायालय में या किसी भी फौजदारी अदालत में। तो उच्चतम न्यायालय के जो सेवानिवृत्त न्यायाधीश होते हैं, जो रिटायरमेंट हो जाते हैं, उनके लिए वकालत करने की मनाही जो है भारत के किसी भी न्यायालय में, ठीक है, करने की मनाही होती है कि आप रिटायरमेंट होने के बाद जो है सेवानिवृत्त न्यायाधीश जो होते हैं उच्चतम न्यायालय के, वह भारत के किसी भी न्यायालय में वकालत करने की इनकी मनाही रहती है। बी ऑप्शन सही हो जाएगा। नगर निगम का मुख्य कौन होता है? प्रधानमंत्री, सरपंच, महापौर, राज्यपाल। देखिए अगर ग्राम पंचायत की बात करें, ग्राम पंचायत का जो प्रमुख की बात करते हैं तो सरपंच होता है। और जब आप बात कर रहे हैं नगर निगम की, तो नगर निगम की बात करेंगे तो महापौर हो जाएगा, ये आपको ध्यान दीजिएगा। और राज्यपाल राज्य का होता है और देश का प्रधानमंत्री होता है, ठीक है। और सभी जानते हैं महानगरों में इस स्थानीय जो शहरी निकाय के रूप में नगर निगम संस्था होती है, जिसका प्रधान महापौर होता है, जिसे जनता द्वारा प्रत्यक्ष रूप से चुना जाता है। और 74वां संविधान संशोधन अधिनियम 1992 द्वारा स्थानीय शहरी निकाय की स्थापना की गई थी, यह भी आपको ध्यान देना है। सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीशों को वेतन और भत्ते किस पर आधारित होते हैं? तो ये होते हैं भारत की संचित निधि के आधार पर। जी हाँ, सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीशों को वेतन और भत्ते किस पर आधारित होते हैं? भारत के संचित निधि पर आधारित होते हैं। अगला प्रश्न है, संविधान के अनुच्छेद 187 में राज्य विधानसभा का सचिवालय किसके अधीन आता है? तो यह राज्य सरकार के आता है। जी हाँ, संविधान अनुच्छेद जो आपका दिया गया है, इस राज्य विधानसभा का सचिवालय किसके अधीन आता है? तो राज्य सरकार के अधीन आता है, नोट कर लीजिएगा। 2-3 प्रश्न और हैं, फटाफट कंप्लीट करते हैं। इस अभ्यास प्रश्न पत्र प्रैक्टिस पेपर को कंप्लीट करते हैं। साथियों, संघ सूची और संवर्ती सूची के विषयों पर कानून बनाने की शक्ति लोकसभा में है, रक्षा मंत्रालय में है, प्रधानमंत्री कार्यालय में है या भारतीय प्रतिभूति एवं विनिमय बोर्ड पर है? तो आप सभी लोग जानते हैं कि संघ सूची संवर्ती सूची के विषयों पर कानून बनाने की जो शक्ति है वह लोकसभा में है। पहला ऑप्शन सही हो जाएगा। किसी प्रश्न पर डाउट हो तो प्रत्येक भाई बहन शिक्षक बंधु कमेंट कीजिएगा, फीडबैक कीजिएगा। अगला प्रश्न है कि कौन सी अंतर्राष्ट्रीय एजेंसियां जो हैं पर्यावरण शिक्षा के कार्यक्रमों के लिए सहयोग देती हैं? यूनेस्को, यूनिसेफ, विश्व बैंक, यूनेप। और नीचे 4 ऑप्शन आपके दिए गए हैं। तो आप सभी लोग जानते हैं अंतर्राष्ट्रीय एजेंसियां जो पर्यावरण शिक्षा के कार्यक्रम के लिए सहयोग देती हैं, वह आपका यूनेस्को भी है, यूनिसेफ भी है, विश्व बैंक भी है और यूनेप भी है। अर्थात यहाँ पे जो डी ऑप्शन दिया गया है ABCD वाला हमारा सही हो जाएगा। और इस अभ्यास प्रश्न का 30वां प्रश्न है, कथनों पर विचार कीजिए कि पर्यावरण उन्मुखी योजना 1988 में मानव संसाधन विकास मंत्रालय द्वारा शुरू गई थी। राष्ट्रीय हरित कोर उद्देश्य देश के प्रत्येक जिले में इको क्लबों की स्थापना करना है। तो ये इसमें से बताइए कौन सा ऑप्शन आपका सही है? AB सही है, केवल A है, केवल B है, AB दोनों है, ना तो A है ना ही B है। देखिए आप सभी लोग जानते हैं कि पर्यावरण उन्मुखी योजना वर्ष 1988 में मानव संसाधन विकास मंत्रालय द्वारा शुरू की थी, बिल्कुल सही कथन है। राष्ट्रीय हरित कोर का उद्देश्य देश के प्रत्येक जिले में इको क्लबों की स्थापना करना है। अब ये बहुत सारे हम इको क्लब के बारे में बात करेंगे क्योंकि इससे संबंधित बहुत ही इंटरेस्टेड ये चैप्टर है। आपका जो राइट ऑप्शन A और B दोनों वाला हो जाएगा। देखिए नेशनल ग्रीन कॉर्प्स जो इको क्लब होता है, यह पर्यावरण एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय ने देश भर के लिए कार्यक्रम बनाया है, जिसके पिछले दिनों अनावरण भी हुआ है। इस कार्यक्रम का अनावरण जो है राष्ट्रीय हरित कोर्स की बात करें, क्रॉप्स, नेशनल ग्रीन क्रॉप्स NGC के पर्यावरण शिक्षा जागरूकता एवं प्रशिक्षण इन्वायरमेंट एजुकेशन अवेयरनेस एंड ट्रेनिंग EEAT कार्यक्रम के अंतर्गत हुआ है। और यह कार्यक्रम जो है इको क्लब के नाम से जाना जाता है। तो यह दोस्तों बेहतरीन लाजवाब 30 प्रश्न। आई होप सभी प्यारे प्रत्येक प्रश्न को अच्छे तरीके से समझे होंगे। और आप लोगों का फीडबैक क्या है नीचे कमेंट बॉक्स में अवश्य बताइएगा। और बेहतरीन तैयारी के लिए, बेहतरीन प्रिपरेशन के लिए, सिलेक्शन का जो है 101% करने के लिए प्रत्येक प्रैक्टिस पेपर अभ्यास प्रश्न को अटेंड करते रहें, बेहतरीन फीडबैक करते रहें और तैयारी जारी रखें। मैं आपके साथ जयसवाल सर जल्द मिलता हूं बेहतरीन क्लास के नेक्स्ट क्लास पर। सभी मित्रों को जय हिंद, वंदे मातरम। सभी मित्रों को शुभ रात्रि है। शांति से सोइए, सुबह मॉर्निंग में जल्दी उठने की कोशिश कीजिए और फ्रेश माइंड से बेहतरीन तैयारी कीजिए, क्योंकि सिलेक्शन सर्वोपरि है, शिक्षा ही प्रकाश है। जय हिंद साथियों।